नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 50वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महा मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज आप लोगों का दूसरा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं आप लोगों के लिए टोटल 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और इन 30 प्रश्नों में आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी आप लोगों का हेल्प करने वाला नहीं है। जो आप लोग नंबर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लो। और इस 30 प्रश्न में आप लोगों का कितना नंबर आता है ये ज़रूर चेक कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित होता है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी प्रकृतिवाद या ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी आदर्शवाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान में परिलक्षित होता है। तो ये जो परिलक्षित होता है वो आदर्शवाद में परिलक्षित होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा आदर्शवाद क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना कम शब्दों में, तो आदर्शवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है जो मानते हैं कि विचारों और मूल्यों के ना सबसे महत्वपूर्ण संबंध होता है। क्या? तो विचारों और मूल्य का ना सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध है वो आदर्शवाद जो है वो मानता है। ठीक है, और ये जो आदर्शवाद है ना वो अक्सर आदर्शों, नैतिकता, सुंदरता और अवधारणाओं के मध्य केंद्रित करने की कोशिश करता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आदर्शवाद जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी BF स्किनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी BF स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है वो BF स्किनर ने दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। चलिए फटाफट अंदाज में प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को पढ़िए। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र या ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो प्रश्न क्रमांक तीन का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए दर्शन शास्त्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग था? तो मनोविज्ञान जो है ना वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र का अंग था। बाद में चल करके ये अलग से ना क्या हुआ, मनोविज्ञान अलग से एक सब्जेक्ट बना, एक विषय बना। लेकिन सबसे पहले जो मनोविज्ञान है ना वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, उसी के अंदर। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को आप ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचि से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रेरणात्मक कहानियाँ, ऑप्शन बी शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक मापन या ऑप्शन डी शिक्षक निर्देशन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक निर्देशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, बौद्धिक क्षमताओं एवं रुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। तो एक जो विद्यार्थी है उनकी योग्यता, उनकी भौतिक क्षमता और उनकी अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उन्हें शैक्षिक निर्देशन मतलब पढ़ने लिखने से संबंधित उसको निर्देशन दिया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चार का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक पांचवा को पढ़ते हैं। व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों की अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? ऑप्शन ए अवधान तथा स्मृति, ऑप्शन बी अनुक्रिया तथा उद्दीपक, ऑप्शन सी अनुक्रिया तथा व्यवहारवाद या ऑप्शन डी स्मृति तथा अनुक्रिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया तथा उद्दीपक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का मनोवैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख चीज़ों की अवलोकन आवश्यक है। ये क्या है? तो ये जो दो चीज़ है ना वो अनुक्रिया एवं उद्दीपक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रिया एवं उद्दीपक। इन दोनों के दोनों जो है ना वो अधिगम को मनोवैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए समाज का सुधार, ऑप्शन बी छात्रों को अनुशासित बनाना, ऑप्शन सी छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों का विकास करना, या ऑप्शन डी छात्रों को शिक्षकों का अनुयायी बनाना। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं शक्तियों का विकास करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों की अंतर्निहित क्षमता, मतलब छात्रों के अंदर जो क्षमताएं छुपी होती है उसका जो स्किल है उसको बाहर निकालना होता है और शक्तियों का विकास करना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्म के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी टी.पी. नन, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्म के सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा का यह परिभाषा किसकी देन है? तो शिक्षा की जो परिभाषा है ना वो महात्मा गांधी की देन है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़ते हैं। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एम को छोड़कर है। ऑप्शन ए एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है, ऑप्शन बी एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है, ऑप्शन सी एक शिक्षक वर्ग नियंत्रण की तुलना में शिक्षण पर अधिक बल देता है, या ऑप्शन डी एक शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय विषय वस्तु को समझने में रुचि रखता है। तो क्या इसका आंसर होगा? प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी एम को छोड़कर है। तो एक प्रभावी शिक्षण का जो अर्थ है ना एक को छोड़ करके बोले हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर केवल होगा एक शिक्षक अपने छात्र में दोष ढूंढता है। तो कोई भी शिक्षक जो है वो अपने छात्र में दोष ढूंढेगा क्या? मतलब किसी प्रकार की समस्या को ढूंढेगा क्या? नहीं ना ढूंढेगा कि क्यों तुम में क्या दोष है, क्या कमियां हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही है, आप करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, ऑप्शन बी उन्हें सामान्य छात्रों के साथ अधिगम की अनुमति देंगे, ऑप्शन सी उन्हें निचली कक्षा में अनुवाद करेंगे, या ऑप्शन डी विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आपकी कक्षा में कुछ छात्र विशेष रूप से मंदग्रही है। विशेष रूप से मंदग्रही बोला है जी, तो विशेष रूप से जो बालक मंदग्रही होगा ना उसे विशेष अधिगम कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें विशेष बोला है इसीलिए विशेष अधिगम कार्यक्रम आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन ए शिक्षक पर, ऑप्शन बी स्वयं बालक पर, ऑप्शन सी समाज पर, या ऑप्शन डी शिक्षक और माता पिता दोनों पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी शिक्षक और माता पिता दोनों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है। तो एक जो बालक होते हैं उनके सर्वांगीण विकास का जो उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षकों पर भी होता है और माता पिता पर भी होता है। तो कुल मिलाकर के दोनों पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। बालक का विकास परिणाम है ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक का विकास परिणाम है। तो एक जो बालक है उसका जो विकास होता है ना वो वंशानुक्रम के कारण भी होता है और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण भी होता है। वंशानुक्रम कहने का मतलब होता है हेरिडिटी, मतलब उसके माता पिता से जो उसको जीन मिलता है, जो उसको गुण मिलता है ना, तो उसके अनुसार भी उसका बालक का विकास परिणामित होता है। और वातावरण मतलब जिस वातावरण में वह रहता है, जिस इलाके में, जिस माहौल में रहता है, उसका भी उसको क्या होता है? विकास होता है उसके अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक को आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास कराना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी फ्रोबेल। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी फ्रोबेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपरोक्त कथन है, तो ये जो कथन है ना वो फ्रोबेल का है, ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब एक जो मनोवैज्ञानिक है बाल विकास में ना फ्रोबेल, तो उसका है। ठीक है, और फ्रोबेल के बारे में आप लोगों को बताओ ना, तो फ्रोबेल जो है ना वो किंडरगार्टन विधि का जनक है। क्या? तो किंडरगार्टन विधि का जो जनक है वो फ्रोबेल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए शक्ति और गति, ऑप्शन बी विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन सी प्रशिक्षक और अधिगम, या ऑप्शन डी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है शक्ति और गति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो मानव के विकास के संबंध में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर है शक्ति और जो गति है ना वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा विकास जो होता है वो पूर्वानुमेय भी होता है, प्रशिक्षक और अधिगम भी होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जो विकास है ना मानव विकास, वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की चलते रहता है। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को याद रखना है, जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14वां को ध्यान से पढ़िए। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, ऑप्शन बी यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन सी विकास हमेशा रेखीय होता है, या ऑप्शन डी यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी यह सभी के लिए समान गति नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के सिद्धांत में जो सत्य कथन है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता करेक्ट हो जाएगा। मतलब विकास जो है ना, मान के चलो दो बालकों का जन्म एक साथ एक ही दिन एक ही टाइम में हुआ है, लेकिन अगर विकास को देखोगे ना तो किसी जो एक बालक
बालक में वो ज़्यादा हो जाएगा और एक बालक में हो सकता है कम होगा, मतलब एक गति एक समान वो नहीं चलता है। मान के चलो ये जो दोनों बालक है ना वो अगर 10 वर्ष का होगा ना, तो आप लोग देखना कि एक का जो हाइट है वो ज़्यादा होगा, एक का जो हाइट है कुछ कम होगा, एक वजन में ज़्यादा होगा, एक वजन में कम होगा, है ना। तो इस प्रकार की जो विकास है ना वो उसमें दूर रहता है, मतलब उसमें ना क्या होता है, अलग अलग गति से होता है, एक समान नहीं होता है, जबकि वो सेम जगह सेम स्थान और सेम टाइम में जन्म लिया है। उसके अलावा बौद्धिक विकास में भी डिफरेंट पाया जाता है, उसका जो विकास होता है, एक व्यक्ति का जो विकास है ना वो ज़्यादा हो सकता है और दूसरा व्यक्ति का हो सकता है वो थोड़ा कम हो। तो ये क्या है, एक समान नहीं चलता है जो विकास होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन ए सिफेलोकॉर्डल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की जो दिशा होता है ना, सबसे पहले सिफेलोकॉर्डल होता है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है सिरस्थ अधोमुखी विकास होता है। जो विकास होता है बालक में सबसे पहले सिर का विकास होता है और बाद में फिर पूरे उसके क्या होता है, निचले जो हिस्सा है ना उसका विकास होता है। और ये जो सिफेलोकॉर्डल विकास है ना वो सिर से लेकर के पैर तक की चलता है। तो इसे आप लोगों को सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, याद रखना है। और इसे सिरस्थ अधोमुखी विकास भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक जो छोटे नवजात बालक होता है उसके शरीर का लगभग लगभग 40 से 50% जो हिस्सा है वो केवल सिर ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा जन्म के बाद जो बालक होता है उसको, ये सिफेलोकॉर्डल के टाइम होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ना वो हिंदी में इसका जो नाम है वो केंद्रधोमुखी विकास कहलाता है। और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ना वो शरीर के केंद्र भाग में सबसे पहले विकसित होता है और उसके बाद धीरे धीरे शरीर के बाह्य की ओर विकसित होता है। मतलब केंद्र का विकास पहले होगा और बाद में धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाहरी जो अंग है ना उसकी तरफ जाता है। तो इन दोनों को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बालक के शरीर में गत्यात्मक जो विकास होता है ना वो दोनों में होता है, सिफेलोकॉर्डल भी में होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बालक विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो बाल विकास की जो अवस्था है ना वो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। और पूर्व बाल्यावस्था का जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की माना जाता है। और इस वर्ष में ना क्या होता है, बालक जो है वो भाषा सीखने की सबसे सर्वोत्तम अवस्था में रहता है। मतलब जल्दी जल्दी जो भाषा है ना वो सीखने में क्विक रहता है, मतलब फास्ट रहता है जो बालक है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, शैशवावस्था जो है ना उसका अगर आप लोगों को आयु बताऊं ना, तो शैशवावस्था को जो आयु है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की माना जाता है। मतलब 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की माना जाता है। उसे प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां को ध्यान से पढ़िए। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिया आधारित प्रस्तुति, ऑप्शन बी कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, ऑप्शन सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के सार्थक आदर्शीकरण या ऑप्शन डी दत्त वाचन लेखन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो ये जो रणनीति होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान का सार्थक आदर्शीकरण जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था या ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी पूर्व किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना का मतलब ये होता है कि अपने फैमिली से, अपने माता पिता से क्या करते हैं जो बालक है वो जब पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है जो बालक ना, तो वो बालक विद्रोह की भावना आता है, मतलब अपने से बाहरी दोस्त को साथ रहना पसंद करता है, अपनी बात को मनवाना पसंद करता है और जिद्दी करना पसंद करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना, ये पूर्व किशोरावस्था की जो एज है उसमें विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़ते हैं। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वयस्कावस्था या ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल माना जाता है? तो विकास की जो अवधि है वो किशोरावस्था, और किशोरावस्था का जो एज है ना वो 12 वर्ष से लेकर के अधिक आयु तक की जो होता है ना वो किशोरावस्था के एज माना जाता है। और इस आयु में क्या होता है, अत्यधिक दबाव और तनाव का क्या होता है उसमें काल माना जाता है, क्योंकि वो चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे वो दोस्त के साथ रहने को लेकर के हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार के जो तनाव है उसको लेकर के हो, क्या होता है उसमें दबाव आता है और तनाव आता है किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 को अब पढ़िए। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो ये भी सेम हो जाएगा ना जी, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव किस में आएगा? किशोरों में सबसे ज़्यादा आता है वो कैरियर को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी अन्य जो तनाव है उनको लेकर के हो। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होता है वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21वां को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतः क्रिया करेंगे यदि ऑप्शन ए सही भौतिक सुविधा हो, ऑप्शन बी कड़ा अनुशासन हो, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्र पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे, तो विद्यार्थी जो है ना वो स्वतंत्र पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे कब? तो वो प्रजातांत्रिक वातावरण, मतलब जो विद्यार्थी है ना उसको भी भावनाओं के, उसको भी एक्टिविटी में शामिल किया जाए, पढ़ाई में क्या किया जाए, छात्र केंद्रित जो पढ़ाई है वो रहना चाहिए और बच्चों को भी साथ लेकर के पढ़ाई किया जाए। तो इस प्रकार की जब स्वतंत्र पूर्वक वातावरण रहेगा ना तो प्रजातांत्रिक वातावरण होगा और अंतःक्रिया जो बच्चे हैं वो कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, ऑप्शन बी स्वभाव एवं चरित्र, ऑप्शन सी बाह्य लक्षण एवं स्वभाव या ऑप्शन डी वंशक्रम एवं वातावरण।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी वंशक्रम एवं वातावरण जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो प्रकृति और पोषण जो संकेत करता है वो वंशक्रम और वातावरण पर ना संकेत करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विद्यालय या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? तो बालकों के विकास पर जो प्रभाव डालता है वो समाज भी हो जाएगा, परिवार भी हो जाएगा और विद्यालय भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वंशानुक्रम, ऑप्शन सी वातावरण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो प्रत्येक वस्तु को जो प्रभावित करता है वो वातावरण हो जाएगा। और वातावरण केवल वो कारक है जो व्यक्ति के जीन को क्या करता है, उसको प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जबकि ना वंशानुक्रम जो होता है ना वो उसके जीन को भी प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन वातावरण जीन को प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन ए सहायता देने वाला, ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी मित्रवत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को कक्षा का वातावरण खालिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो शिक्षकों को जो कक्षा का वातावरण है वो सहायता देने वाला भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए और मित्रवत भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 26वां को ध्यान से पढ़िए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए पारंपरिक, ऑप्शन बी पोस्ट पारंपरिक, ऑप्शन सी औपचारिक पारंपरिक या ऑप्शन डी पूर्व पारंपरिक। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो पारंपरिक जो चरण है ना उसका प्रतिनिधित्व करता है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27वां को ध्यान से पढ़िए। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? ऑप्शन ए स्वनियमन, ऑप्शन बी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक विचार या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए स्वनियमन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वागोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत करता है? तो वो स्वनियमन का संकेत करता है। ये आप लोगों को याद रखना है लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि एक जो व्यक्ति है ना अगर कोई काम कर रहा है तो उस काम करने के दौरान खुद से अगर बात कर रहा है कि उस कार्य को वह किस प्रकार से और बेहतर तरीके से कर पा रहा है, तो इस प्रकार की जो विचार है, जो बातचीत है ना, वो लेव वाइगोस्की के अनुसार स्वनियमन कहलाता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। यह विशेषता है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, यह विशेषता है। तो ये जो विशेषता है वो बौद्धिक विकास करेक्ट हो जाएगा। और बौद्धिक विकास में अवधारणाओं का निर्माण करना क्या करते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी सहनशीलता या ऑप्शन डी कल्पनाशीलता। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी सहनशीलता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो बौद्धिक विकास का जो तत्व नहीं है वो सहनशीलता जो है वो बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्लास को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।